Hello everyone. In the last video we have discussed about megasporangium, structure of ovule. Okay, so let us take next one. Opposite the micropilar end is the chalaza representing the basal part of the ovule. जो चलजा है जिससे ये सपोज दिस इज द माइक्रोपाइलर एंड, तो इसके जो अपोजिट पार्ट है वहाँ पे जो प्रेजेंट होता है स्ट्रक्चर उसको बोलते हैं दैट इज द चलजा. ओके, जो चैलेंज है दैट बेसिकली रिप्रेजेंट द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल. तो 1 मार्क के क्वेश्चन में इस तरह से पूछ लेते हैं कि जो बेसल पार्ट है ओव्यूल का दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय, सो यू विल आंसर चैलेंज. ओके, नेक्स्ट इज एनक्लोज्ड विद इन द इंटेगुमेंट इज अ मास ऑफ सेल्स कॉल्ड द न्यूसेलस. इंटेगुमेंट के अंदर, अब इंटेगुमेंट का आपको पता है इंटेगुमेंट बेसिकली क्या है, दैट इज द कवरिंग्स ऑफ ओव्यूल. प्रोटेक्टिव एनवल्स है ओव्यूल का, तो उसके अंदर जो मास ऑफ सेल्स होता है उसको बोलते हैं दैट इज नोन एज द न्यूसेलस. सेल्स ऑफ द न्यूसेलस हैव अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल. जो न्यूसेलस है उसके पास अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल रहता है. लोकेटेड इन द न्यूसेलस इज द एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट. न्यूसेलस के अंदर एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट होता है. ओव्यूल जनरली हैज सिंगल एम्ब्रियो सैक फाउंड फ्रॉम मेगास्पोर. अगर जनरली हम बात करें तो एक ओव्यूल के पास सिंगल एम्ब्रियो सैक होता है जो कि मेगास्पोर से फॉर्म होता है. क्या, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि मेगास्पोरेंजियम का, जैसे आपको बताया था मेगास्पोरेंजियम बेसिकली क्या है, ओव्यूल है. ओव्यूल जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, प्लेसेंटा से अटैच है. प्लेसेंटा से कैसे अटैच्ड है, फ्यूनिकल से अटैच है. ओव्यूल की जो बॉडी है वो फ्यूनिकल से फ्यूज करती है कहाँ पे, इन द रीजन जिसको बोलते हैं हाइलम. तो हाइलम जो बेसिकली जंक्शन प्रेजेंट करता है बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल. और ओव्यूल जो है उसके पास एक या दो प्रोटेक्टिव नोड्स होते हैं, उनको बोलते हैं इंटेगुमेंट. और इंटेगुमेंट जो है वो एनसर्कल करता है न्यूसेलस को एक्सेप्ट एट द टिप वेयर अ स्मॉल ओपनिंग जिसको बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड जो है वो वहाँ प्रेजेंट होता है. माइक्रोपाइलर एंड के अपोजिट में चैलेंजर प्रेजेंट होता है जो कि बेसल पार्ट जो है ओव्यूल का उसको रिप्रेजेंट करता है. ओके, नेक्स्ट है इनक्लोज्ड विद इन द इंटेगुमेंट मास ऑफ सेल्स है, उसको बोलते हैं न्यूसेलस. और जो सेल्स हैं न्यूसेलस के उनमें अबंडेंट फूड रिजर्व मटेरियल होता है. और न्यूसेलस के अंदर एम्ब्रियो सैक होता है या उसको हम फीमेल गैमेटोफाइट भी बोलते हैं. और एक ओव्यूल के पास जनरली सिंगल एम्ब्रियो सैक होता है जो कि मेगास्पोर से बना होता है. नेक्स्ट वी हैव megasporogenesis. So the process of formation of megaspore from megaspore mother cell is called megasporogenesis. जैसे हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में किया था, जब माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन हो रही थी उस प्रोसेस को क्या बोला था, दैट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. लाइक वे जब मेगास्पोर्स की फॉर्मेशन हो रही है मेगास्पोर मदर सेल से तो उसको बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस. तो ये फॉर्मेशन कैसे होती है चलिए देख लेते हैं. Ovules generally differentiate a single megaspore mother cell in the micropilar region. जो ओव्यूल है वो डिफ्रेंशिएट करता है माइक्रोपाइलर, जैसे ये माइक्रोपाइलर रीजन है तो ओव्यूल जनरली डिफ्रेंशिएट अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल इन द माइक्रोपाइलर रीजन देन ऑफ द न्यूसेलस. माइक्रोपाइलर रीजन ऑफ द न्यूसेलस. ओके, न्यूसेलस बेसिकली क्या है, दैट इज द मास ऑफ सेल्स. इट इज लार्ज सेल कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस. होता क्या है बेसिकली, उसमें बहुत बड़ा सेल है जिसमें डेंस साइटोप्लाज्म है और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है. अब ये मेगास्पोर मदर सेल क्या करता है, कौन सा डिवीजन इंटरगो करेगा, इट विल इंटरगो मेयोटिक डिवीजन. क्लियर, मेयोसिस जो है दैट रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ 4 मेगास्पोर्स. आ रही है आपको बात समझ, ठीक है ना, कि बेसिकली इसमें क्या किया हमने. ये देखिए, अब यहाँ पे अगर हम देख लेते हैं ये माइक्रोपाइलर एंड है, ये न्यूसेलस है एंड दिस इज द मेगास्पोर मदर सेल. मेगास्पोर मदर सेल की बात कर रहे हैं कि इसमें क्या क्या है, डेंस साइटोप्लाज्म है एंड न्यूक्लियस इज देयर. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब रिडक्शन डिवीजन लगा होने तो पहले मेगास्पोर डियाड बना, फिर रिडक्शन डिवीजन हुआ तो फिर से मेगास्पोर टेट्राड बना. क्लियर, अब देखिए नेक्स्ट है आपके पास लेट अस स्टडी फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक इन अ लिटिल मोर डिटेल. द न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर
The nucleus of the functional megaspore divide mitotically to form two nuclei which move to the opposite poles. ठीक है, forming the two nucleate embryo sac. इसमें क्या बोल रहे हैं ये कि जो फंक्शनल मेगास्पोर का न्यूक्लियस है, फंक्शनल मेगास्पोर का न्यूक्लियस कहाँ पे है? दैट इज द फंक्शनल मेगास्पोर. ये फंक्शनल मेगास्पोर मदर सेल है. दिस इज द फंक्शनल मेगास्पोर मदर सेल. इसमें बेसिकली क्या हुआ, दैट अंडरगो द माइटोटिक डिवीजन हुआ इसमें, और इसने दो न्यूक्लियाई बना दिए जो कहाँ जा रहे हैं. एक न्यूक्लियाई यहाँ पे जाएगा, दूसरा न्यूक्लियाई जो है उसके अपोजिट पोल में जाएगा. क्या बना रहा है ये? पहले एक ही न्यूक्लियस था, ठीक है ना, एक ही न्यूक्लियस था, तो वो सिंगल मतलब एम्ब्रियो सैक था. जब उसमें डिवीजन हुआ तो उसके दो न्यूक्लियाई बन गए और जो कि अपोजिट पोल्स पे चले गए, और उन्होंने क्या बना दिया, टू न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक. अब नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, टू मोर sequential mitotic nuclear divisions result in the formation of 4 nucleate and later the 8 nucleate stage. अब देखिए, फंक्शनल मेगास्पोर में माइटोटिक डिवीजन हुआ, दो न्यूक्लियाई बने, अपोजिट पोल पे गए, टू न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक बना. दो और सीक्वेंशियल माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन हुआ जिसकी वजह से दो के क्या बने, चार में फिर से माइटोटिक डिवीजन हुआ तो क्या बन गया वहाँ पे, 8 न्यूक्लिएट स्टेज. अंडरस्टैंड? सो नेक्स्ट है, it is of importance to note that these mitotic divisions are strictly free nuclear. That is, nuclear divisions are not followed immediately by cell formation, by cell wall formation. अब ये जो 8 न्यूक्लियर स्टेज बनी है, इसमें ये बोल रहे हैं कि जो ये माइटोटिक डिविजन्स हैं दे आर फ्री न्यूक्लियर. फ्री न्यूक्लियर का मतलब है कि जब न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो रहा है उनमें सेल वॉल फॉर्मेशन एकदम से नहीं होता, इसलिए हम उसको स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर बोलते हैं. Next है, after the 8 nucleus stage, cell walls are laid on, leading to the organization of typical female gametophyte और embryo sac. अब ये जो 8 न्यूक्लिएट यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये जो 8 न्यूक्लियस स्टेज बना है इसमें सेल्स वॉल्स जो है दे लेड ऑन. कब होता है उनका सेल वॉल्स फॉर्मेशन, कब होती है, जो सेल वॉल फॉर्मेशन होगी दैट लीड टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टिपिकल फीमेल गेमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक. तो जब उनमें सेल वॉल फॉर्मेशन हो जाएगी तो उसको आप बोलेंगे दैट इट इज द फीमेल गेमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक. ओके, एक्सक्यूज मी. ऑब्जर्व द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल्स इनसाइड द एम्ब्रियो सैक. अब जो ये 8 सेल्स यहाँ पे बताए गए हैं, ये 8 सेल्स का फॉर्मेशन जो है, 8 सेल्स का यहाँ पे फॉर्मेशन हो चुका है. अब इन सेल्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा, 6 ऑफ द 8 न्यूक्लियाई आर सराउंडेड बाय सेल वॉल एंड ऑर्गेनाइज्ड इनटू सेल्स. द रिमेनिंग 2 न्यूक्लियाई कॉल्ड पोलर न्यूक्लियाई आर सिचुएटेड बिलो द एग apparatus इन द लार्ज सेंट्रल सेल. अब ये क्या बोल रहे हैं कि जो 8 न्यूक्लियाई का यहाँ पे फॉर्मेशन हो चुका है उसमें से जो 6 न्यूक्लियाई हैं दे आर सराउंडेड बाय द सेल वॉल्स एंड दे ऑर्गेनाइज्ड इनटू सेल्स. ठीक है ना, सेल वॉल की फॉर्मेशन हो गई तो वो ऑर्गेनाइज्ड हो गए इनटू प्रॉपर सेल्स में. जो रिमेनिंग 2 रहेगी न्यूक्लियाई उनको बोला कि वो उसको वो क्या बोल रहे हैं, दैट इज़ द पोलर न्यूक्लियाई. और ये पोलर न्यूक्लियाई जो हैं ये एग apparatus के नीचे प्रेजेंट होते हैं. कहाँ पे होती है इनकी लोकेशन, बेसिकली दैट इज प्रेजेंट इन द सेंट्रल सेल, इन द लार्ज सेंट्रल सेल. ओके, नेक्स्ट वी हैव there is characteristic distribution of the cells within the embryo sac. Clear? 3 cells are grouped together at the micropylar end and constitute the egg apparatus. अब देखिए यहाँ पे हमने बात की थी कि जो 8 न्यूक्लियाई में से 6 हैं वो मतलब उनमें सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है और वो ऑर्गेनाइज हो जाते हैं इनटू सेल्स में. नेक्स्ट आपको बताया कि जो 8 में से 6 को तो सेल वॉल फॉर्मेशन होगी, वो सेल्स बन गए. जो बाकी 2 रह गए वो कहाँ गए, वो पोलर न्यूक्लियाई का, यहाँ पे देखिए आप पोलर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन कर रहे थे. पोलर न्यूक्लियाई को इसमें बताया कि ये जो है पोलर न्यूक्लियाई इट इज़ प्रेजेंट बिलो द एग apparatus. अब देखिए ये एग apparatus क्या है, एग apparatus ये है मतलब जो यहाँ पे 6 न्यूक्लियाई हैं उनमें से 3 जो है वो माइक्रोपाइलर एंड पे जाएंगे और जो 3 है वो सेल एंड पे जाएंगे. तो जो माइक्रोपाइलर एंड पे जो 3 न्यूक्लियाई हैं
उसको बोला गया दैट इज नोन एज द एग apparatus. एग apparatus इन टर्न कंसिस्ट ऑफ एग apparatus की अगर हम यहाँ पे बात करें तो एग apparatus में बेसिकली क्या होता है, देयर इज प्रेजेंस ऑफ 3 न्यूक्लियाई होते हैं एग apparatus में. और एग apparatus में बेसिकली कितने सेल्स होते हैं, 2 जो होते हैं इसमें सिनर्जिड्स होते हैं एंड 1 इज द एग सेल. एग apparatus में 3 सेल होते हैं, इसमें से 2 सिनर्जिड्स होती हैं और एक जो वो एग सेल होता है. ओके, the synergids have special cellular thicknings at the micropylate tip called filiform apparatus, which play an important role in the guiding the pollen tube into the synergid. ठीक है, अब यहाँ पे synergids के कैरेक्टरिस्टिक फीचर के बारे में बता रहा है कि जो synergids हैं उनकी स्पेशल सेलुलर थिकनिंग्स होती है माइक्रोपाइलेट टिप पे. उसको जो स्पेशल सेलुलर थिकनिंग है उसको ये बोल रहे हैं दैट इट इज नोन एज द फिलीफॉर्म apparatus. और इस फिलीफॉर्म apparatus का क्या काम है, ये हेल्प करता है पोलन ट्यूब की एंट्री करवाने में. कहाँ पे, इनटू द सिनर्जिड. ठीक है, सिनर्जिड में किसकी प्रेजेंस है, फिलीफॉर्म apparatus है. और फिलीफॉर्म apparatus का काम क्या है कि जब पोलन ग्रेन आएंगी और पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा तो जो पोलन ट्यूब है उनकी एंट्री करवाएगा सिनर्जिड में. ओके, नेक्स्ट वी हैव 3 cells आर एट द जर्जल एंड एंड आर कॉल्ड एंटीपोडल एंड. अब जो 3 cells जो थे जो माइक्रोपाइलर एंड पे थे उसको क्या बोला गया कि वो एग apparatus है. और जो जर्जल एंड पे आएंगे उसको वो बोल रहे हैं दैट इज नोन एज द एंटीपोडल. अब जो लार्ज सेंट्रल सेल है एज मेंशन अर्लियर, लार्ज सेंट्रल सेल मतलब क्या, जो 8 में से 6 थे 3 माइक्रोपाइलर एंड पे गए, 3 जर्जल एंड पे गए. जो 3 माइक्रोपाइलर एंड पे गए उनको बोला 2 सिनर्जिड है 1 एग है. सिनर्जिड में फिलीफॉर्म apparatus है. फिलीफॉर्म apparatus जो है वो पोलन ट्यूब की एंट्री करवाता है सिनर्जिड में. क्लियर, एंड जो 3 cells एट जर्जल एंड है उनको बोला गया दैट इज नोन एज द एंटीपोडल. अब जो लार्ज सेंटर सेल बीच में रह गया उसमें क्या आ गए, 2 न्यूक्लियर पोलो न्यूक्लियाई आ गए. तो इस तरह से जो टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक है मैच्योरिटी थ्रू 8 न्यूक्लिएट कितने सेल होता है वो, दैट इज 7 सेल. ठीक है, मतलब 3 ऊपर 3, इसको कर लेते हैं हम यहाँ पे, जैसे किस तरह से 3 जो है वो माइक्रोपाइलर एंड पे है उनको बोला एग apparatus, 3 जर्जल एंड पे है उनको बोला एंटीपोडल. और जो सेंटर है उसमें है 2 न्यूक्लियाई. तो ये 3 + 3 6 और सेंटर में एक सेंटर सेल, उसमें कितने हो गए 7 सेल बट 8 न्यूक्लिएट. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए कि जो टिपिकल एम्ब्रियो सैक है मैच्योरिटी पे वो कितना न्यूक्लिएट होता है और कितना सेल होता है. अब देखो इसमें 2 न्यूक्लियाई लेकिन सेल तो एक ही है, एक ही सेल के अंदर 2 न्यूक्लियाई हैं. तो ये कितना हुआ 3 6 3 + 3 6 7 8 न्यूक्लिएट हुआ. लेकिन सेल कितने हुए 3 + 3 और 1 6. या ओके, नेक्स्ट वी हैव सॉरी पॉलिनेशन. पॉलिनेशन में बेसिकली क्या होता है, दैट इज द मैकेनिज्म टू अचीव ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स विच इज शेड फ्रॉम द, दैट इज ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन शेड फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ ए पिस्टिल इज टर्म्ड एज पॉलिनेशन. क्या होती है पॉलिनेशन, जब पोलन ग्रेन जो कि कहाँ से आए, एंथर से आए, कहाँ पे गिरेंगे, पिस्टिल के स्टिग्मा पे गिरेंगे, उसको बोला गया दैट इज पॉलिनेशन. फ्लावरिंग प्लांट्स हैव इवॉल्व्ड एन अमेजिंग एरा ऑफ अडेप्टेशंस टू अचीव पॉलिनेशन. किस तरह से जो है, अब पोलन ग्रेन की शेडिंग एंथर कहीं भी कर सकता है, कितने ही दूर होगा, लेकिन वो एंथर और वो पोलन ग्रेन जो है वो पिस्टल के स्टिग्मा पे जब आएंगे तो किसके थ्रू आते हैं, सो दैट इज विद द हेल्प ऑफ सम पॉलिनेटिंग एजेंट्स. क्लियर. So next we have kinds of pollination that is very interesting. Depending on the source of pollen, pollination can be divided into 3 types की pollination है. First is the autogamy. Autogamy में क्या होता है, in this type pollination is achieved within the same flower. अब देखिए यहाँ पे autogamy का मतलब है same flower. Pollination जो है that is achieved within the same flower. Now transfer of pollen grain from anther to the stigma of the same flower. पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र हो रहा है एंथर
एक ही फ्लावर है, उसके एंथर से स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर है, एंथर से स्टिग्मा भी जा रहा है, तो वो ऑटोगेमी है। इन ए नॉर्मल फ्लावर विच ओपन एंड एक्सपोज द एंथर एंड द स्टिग्मा, कंप्लीट ऑटोगेमी इज रेदर रेयर। ठीक है, ऑटोगेमी इन सच फ्लावर रिक्वायर्स सिंक्रोनी इन पोलन release and stigma receptivity, and also the anther and stigma should lie close to each other so that self pollination can occur। क्लियर। इसमें ये बोल रहे हैं कि नॉर्मल फ्लावर में जो कि एंथर और स्टिग्मा को साथ में ओपन कर रहा है, कंप्लीट ऑटोगेमी कई बार नहीं हो पाती है। कंप्लीट अगर ऑटोगेमी इनमें चाहिए होगी तो सिंक्रोनी चाहिए, मतलब मेच्योरिटी, पोलन और जो स्टिग्मा है उसकी मेच्योरिटी, उसकी जो रिसेप्टिविटी है, दैट शुड बी सेम। ठीक है, सबसे बड़ी बात, दे शुड लाई क्लोज टू ईच अदर, तो इसकी वजह से जो है वो पॉलिनेशन हो सके, सेल्फ पॉलिनेशन हो सके। अब इसमें कुछ प्लांट्स के एग्जांपल दिए हैं, लाइक सम प्लांट्स सच एज वियोला, ऑक्सैलिस एंड कॉमेलिना, दे प्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर्स की यहाँ पे बात हुई है। फर्स्ट ही जेस्मोगेमस प्लांट, सेकेंड इज द क्लिस्टोगेमस प्लांट। जेस्मोगेमस फ्लावर्स कौन से होते हैं? विच आर सिमिलर टू फ्लावर्स ऑफ अदर स्पीशीज विद एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा। क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स कौन से होते हैं? विच डू नॉट ओपन एट ऑल। ठीक है ना। अब जेस्मोगेमस में क्या है? फ्लावर्स विच आर सिमिलर टू फ्लावर्स ऑफ अदर स्पीशीज विच एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा। क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स बोलते हैं। जेस्मोगेमस में क्या होता है? एक्सपोज्ड एंथर और स्टिग्मा होता है। क्लिस्टो में क्या होता है? दे डू नॉट ओपन एट ऑल, वो क्लोज्ड रहते हैं, एक्सपोज्ड पोर्शन नहीं होता। एक्सपोज्ड अगर एंथर और स्टिग्मा होगा तो जेस्मोगेमस होगा, और अगर क्लिस्टो क्लोज्ड होगा तो वो क्लिस्टोगेमस होगा। ओके, नेक्स्ट वी हैव इन सच फ्लावर्स the anthers and stigma lie close to each other. When anthers dies in the flower bud, pollen grain come in contact with the stigma to effect pollination. Thus, clistogamous flowers are invariably autogamous, as there is no chance of cross pollination reading on the stigma. अब समझिए यहाँ पे जेस्मोगेमस फ्लावर की अगर यहाँ पे बात कर रहे हैं तो जेस्मोगेमस फ्लावर को बोलते हैं कि उनका जो एंथर और स्टिग्मा है वो एक्सपोज्ड है। क्लियर। क्लिस्टोगेमस में क्या है? उनका एंथर और स्टिग्मा एक्सपोज नहीं है। तो आप खुद सोचिए कि जो पूरी तरह से बंद है दैट इज क्लिस्टोगेमस फ्लावर, और जो एक्सपोज्ड है उसमें से उसमें जो बेस्ट सेल्फ पॉलिनेशन है वो किस में होगा? ऑब्वियसली क्लिस्टोगेमस में होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो क्लिस्टोगेमस फ्लावर है वो पूरी तरह से बंद है, उसमें चांस ही नहीं है कि किसी और स्पीशीज का पोलन ग्रेन जो है वो उसके स्टिग्मा पे आके गिरे। सो बेस्ट जो है वो कौन सा है? दैट इज द क्लिस्टोगेमस फ्लावर। ओके okay, next we have clistogamous flowers. They produce assured seed set even in the absence of pollinator. clistogamous flowers जो हैं वो assured seed set का मतलब है कि वो ऑटोगेमी के थ्रू जो सीड का डेवलपमेंट हो रहा है उसी को प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है। सो वो उसको किसी तरह के पॉलिनेटर की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट में गिटोनोगेमी। गिटोनोगेमी में क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। गिटोनोगेमी क्या है? ये भी सेल्फ पॉलिनेशन। अब ऑटोगेमी में क्या था? एक ही फ्लावर था, फ्लावर के अंदर ही एंथर का स्टिग्मा था। गिटोनोगेमी में क्या है? पोलन ग्रेन जो है, प्लांट एक है लेकिन पोलन ग्रेन किसी और फ्लावर का होगा और स्टिग्मा जो है वो दूसरे फ्लावर का होगा, बट प्लांट विल बी द same. Although geitonogamy is functionally cross pollination involving pollinating agent, genetically similar to autogamy since the pollen grains come from the same plant. अब देखिए गिटोनोगेमी में क्या है? फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब क्रॉस पॉलिनेशन क्यों बोल रहे हैं हम इसको? बेसिकली है ये ऑटोगेमस ही, दैट इज सिमिलर टू ऑटोगेमी, क्योंकि एक ही प्लांट है। लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन इसलिए बोल रही है क्योंकि इसमें पॉलिनेटिंग एजेंट जो है वो उसका यूज़ हो सकता है यहाँ पे कोई पॉलिनेटिंग एजेंट आए, एंथर को लिया, अपनी बॉडी पे स्टिक किया उसने, उसकी बॉडी पे स्टिक हुआ और दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में जाके उसको वहाँ पे डिपॉजिट करवा दिया। ओके, नेक्स्ट वी हैव ज़ीनोगेमी। ज़ीनोगेमी में क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट। ज़ीनोगेमी में क्या होता है? पोलन ग्रेन जो है उसका ट्रांसफर होता है एंथर से टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट।
और गिटोनोगेमी में क्या था, सेम प्लांट था, लेकिन जीनोगेमी में क्या है, दे इज डिफरेंट प्लांट. Okay, so this is the only type of pollination which during pollination bring genetically different type of pollen grains to the stigma. Obviously different plant होगा, डिफरेंट उसके पोलन ग्रेन होगी, डिफरेंट स्पीशीज होगी, उसकी वजह से ये अलग तरह के पोलन ग्रेन्स को जो है वो स्टिग्मा पे डिपॉजिट करता है. नेक्स्ट वी हैव एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन. प्लांट्स यूज टू एबायोटिक. एबायोटिक में आते हैं विंड एंड वाटर, एंड वन बायोटिक. बायोटिक में आता है दैट इज एनिमल्स. एबायोटिक विंड एंड वाटर, वन बायोटिक मतलब एनिमल एजेंट. टू अचीव पॉलिनेशन majority of plant use biotic agents for pollination. Only small proportion of plants use abiotic agent. ठीक है, एबायोटिक में आते हैं जैसे विंड आ गया, वाटर आ गया. बायोटिक में आते हैं बेसिकली एनिमल एजेंट्स आते हैं. और इसमें ये बता रहे हैं कि जो मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स हैं वो बायोटिक एजेंट्स का यूज़ करते हैं फॉर पॉलिनेशन. सिर्फ कुछ ही प्लांट्स का प्रोपोर्शन है जो कि एबायोटिक एजेंट्स को यूज़ करता है. नेक्स्ट भी हम pollen grains coming in contact with the stigma is a chance factor in both wind and water pollination. Pollen grains coming in contact with the stigma is chance factor. चांस फैक्टर का बात है जब हवा चलेगी या पानी के थ्रू जो है वो पॉलिनेशन होगा तो चांस फैक्टर है, हो भी सकता है नहीं हो भी हो सकता है. टू कंपेंसेट फॉर दिस अनसर्टेनिटीज एंड associated loss of pollen grains, the flowers produce enormous amount of pollen when compared to the number of ovules available for pollination. ठीक है, इस तरह की अब विंड होगी, वाटर होगा, तब पॉलिनेशन होगा. तो इस अनसर्टेनिटी को रिमूव करने के लिए जो फ्लावर्स हैं उनमें बहुत सारे पोलन ग्रेन्स होते हैं व्हेन कंपेयर टू द नंबर, एज कंपेयर टू नंबर ऑफ ओव्यूल. पोलन ग्रेन्स बहुत होंगे, नंबर ऑफ ओव्यूल जो है वो कम होंगे कंपैरेटिवली. ओके, next we have pollination by wind is more common amongst abiotic pollinators. wind के थ्रू जो pollination है वो abiotic pollinations में mostly common है. wind pollination also require the pollen grains are light and non-sticky so that they can be transported in wind current. अब ये बता रहे हैं कि अगर विंड पॉलिनेशन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो विंड पॉलिनेशन के लिए क्या होगा, अब हवा के थ्रू पॉलिनेशन होगी, हवा के थ्रू पोलन ग्रेन्स जाएंगे, तो उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो क्या होनी चाहिए. सबसे पहली बात की दे शुड बी नॉन स्टिकी होनी चाहिए, वो दे शुड बी लाइट वेट होना चाहिए, और वो नॉन स्टिकी होनी चाहिए सो दैट वो ईजिली विंड करंट में ट्रांसपोर्ट कर सके. Next we have they often possess well exposed stamens so that pollens are easily dispersed into wind current. अब उनके पास क्या होना चाहिए, well exposed stamen होना चाहिए जिसकी वजह से पोलन जो है वो विंड करंट में easily वो डिस्पर्स हो सके. A large often feathery stigma to easily trap airborne pollen grains. अब ये सिर्फ यहाँ पे स्टेमन की ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में नहीं बता रहा है, ये ओवरी के बारे में भी बता रहा है, स्टेमन के बारे में भी बता रहा है कि वेल एक्सपोज स्टेमन तो होना चाहिए कि जब विंड चलेगी तो पोलन ग्रेन जब वो ट्रैवल कर सके. बट सेकेंड थिंग ये भी बोल रहा है कि जो स्टिग्मा है वो फीदरी स्टिग्मा होना चाहिए जिसकी वजह से एयरबोर्न पोलन ग्रेन जो है वो उसमें इसलिए ट्रैप हो सके. नेक्स्ट वे हम विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स ऑफन, जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं दे ऑफन हैव सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी एंड न्यूमरस फ्लावर्स पैक्ड इनटू इन्फ्लोरेसेंस. अ फैमिलियर एग्जांपल इज द कॉर्न कॉप. कॉर्न कॉप की यहाँ पे बात करें तो विंड पॉलिनेटिंग प्लांट का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. नेक्स्ट भी है कॉर्न कॉप की यहाँ पे बात करें, टैसल्स यू सी आर नथिंग बट द स्टिग्मा एंड स्टाइल विच वेव इन द विंड टू ट्रैप पोलन. आप कॉर्न कैप को देखा होगा आपने, जिसमें टैसल्स दिखते हैं वो बेसिकली स्टिग्मा और स्टाइल होते हैं कि जो एयरबोर्न पोलन ग्रेन्स आएंगे वो उसको ट्रैप कर सके. ओके, नेक्स्ट पॉलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट एंड इज लिमिटेड टू अबाउट 30 जेनरा, मोस्टली मोनोकॉटिलेडन्स. तो मोनोकॉटिलेडन्स में जो पॉलिनेशन होता है वो बेसिकली थ्रू वाटर होता है. ओके, as against this you would recall that water is regular mode of transport for the male gamete among the plant groups such as alga, bryophyta and pteridophyta. तो इसमें प्लांट्स के एग्जांपल दिए हैं एल्गा, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट. उसमें जो वाटर जो है दैट इज रेगुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है फॉर द मेल गैमीट
कि वो आगे जाके स्टिग्मा के पास पहुंच सकें. सो इट इज़ बिलीव्ड पर्टिकुलरली फॉर some bryophyte and pteridophyte that their distribution is limited because of need for water for the transport of male gamete and fertilization. क्लियर. अब इसमें वाटर पॉलिनेटर प्लांट का एग्जांपल दिया है वेलिस्नेरिया एंड हाइड्रिला which grow in fresh water in several marine sea grasses such as Joystra. ओके. इसमें वाटर पॉलिनेटिंग एजेंट का प्लांट्स का एग्जांपल दिया वेलिस्नेरिया हाइड्रिला. कहाँ पे ग्रो करते हैं? फ्रेश वाटर में. और मेराइन सी ग्रास कौन सी? दैट इज जोस्ट्रा. सो ओके. सो नॉट ऑल एक्वेटिक प्लांट यूज वाटर फॉर पॉलिनेशन. इन मेजॉरिटी ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स इट इज वाटर हेसिन, water lily, the flowers emerge above the level of water and are pollinated by insect or wind as in most of the land plant. अब इसमें ये बोल रहे हैं कि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जो एक्वेटिक प्लांट है उनमें सिर्फ वाटर से ही पॉलिनेशन हो. नेसेसरी ये ज़रूरी नहीं है. जो यहाँ पे वाटर लिली और वाटर हेसिंथ का एग्जांपल दे रहा है उसमें ये बता रहा है कि जो प्लांट्स हैं वो अबव द वाटर लेवल से ऊपर होते हैं, जिसकी वजह से जो इंसेक्ट आएगा या विंड आएगी वो पोलन ग्रेन का डिपोजिशन जो है वो इसके ऊपर कर सकता है. अब ये बता रहे हैं इन वेलिस्नेरिया द फीमेल फ्लावर रीच द surface of water by long stalk and the male flowers of pollen grains are released onto the surface of water. वेलिस्नेरिया का बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है कि इसमें जो फीमेल फ्लावर है वो वाटर के सरफेस पे आ जाती है लॉन्ग स्टॉक की हेल्प से, और जो पोलन ग्रेन्स हैं वो उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं onto the surface of water. They are carried passively by water current. Some of them eventually reach the female flower and the stigma. क्लियर. वाटर के थ्रू भी आ सकते हैं या लाइक इंसेक्ट के थ्रू भी ये फीमेल फ्लावर तक पहुंच सकते हैं. नेक्स्ट वी हैव इन अनदर ग्रुप ऑफ water pollinated plants such as sea grasses, female flowers remain submerged in water and the pollen grains are released inside the water. अब इसमें सी ग्रासेस का एग्जांपल दिया है कि जो फीमेल फ्लावर है वो वाटर के अंदर ही रहते हैं और पोलन ग्रेन जो है वो वाटर के अंदर वहाँ पे डिपॉजिट हो जाती है. नेक्स्ट, पोलन ग्रेन्स इन मैनी species are long ribbon like and they are carried passively inside the water. Some of them reach the stigma and achieve pollination. अब इसमें ये बता रहे हैं पोलन ग्रेन के फीचर के बारे में कि जो वाटर के अंदर उनका डिपोजिशन होगा उनका फीचर क्या है. जनरली वो लॉन्ग होते हैं, रिबन लाइक होते हैं एंड दे आर कैरिड पैसिवली इनसाइड द वाटर. कुछ जो है वो स्टिग्मा के पास पहुंच जाते हैं. दे अचीव पॉलिनेशन. ओके. नेक्स्ट वी हैव in most of the water pollinated species pollen grains are protected from wetting by mucilaginous covering. क्लियर. अब इसमें बता रहे हैं कि पोलन ग्रेन अब अगर वाटर के नीचे जो है वो अंडरग्राउंड में यहाँ पे वो अगर उनका डिपोजिशन होगा तो उनको स्टिकी होने से बचाने के लिए कौन प्रोटेक्ट कर रहा है कि वो गीले ना हो जाए, उनकी वेटिंग ना हो जाए बाय म्यूसिलेजिनस. उनमें क्या होता है प्रेजेंट, दैट इज म्यूसिलेजिनस कवरिंग. क्लियर. अब इसमें ये बता रहे हैं कि जो विंड और वाटर पॉलिनेटिव फ्लावर्स हैं वो ज़्यादा कलरफुल नहीं होते और वो ना ही तो वो नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं क्योंकि अट्रैक्ट करने के लिए उनके कुछ नहीं है. वो तो जैसे विंड आएगी फ्लो करके चले जाएंगे. वाटर में भी सेम ऐसे ही रहता है. नेक्स्ट वी हैव मेजॉरिटी ऑफ फ्लावर प्लांट दे यूज रेंज ऑफ एनिमल्स. इसमें एनिमल पॉलिनेटिंग एजेंट्स की यहाँ पे बात हो रही है. जैसे